Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK Sir. This is my profile. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लास्टिड्स के बारे में। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। Mitochondria. Mitochondria are the cell organelles concerned principally with the generation of energy to support the various form of chemical and mechanical work carried out by the cell. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि एनर्जी के जनरेशन को सपोर्ट करता है और बहुत सारे केमिकल्स और मैकेनिकल्स वर्क को भी ये कैरी आउट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ कोलिकर। इन्होंने 1880 में वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रेटेड मसल ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट के स्ट्रेटेड मसल सेल्स में सबसे पहले रुडोल्फ कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में इन्होंने रिपोर्ट किया। देन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया इन 1890। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में डिस्कस किया। द टर्म mitochondria was coined by Benda in 1897। 1897 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंडा। बेंडा ने 1897 में सबसे पहले टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को इंट्रोड्यूस किया। देन बेंसले एंड हॉर इन 1934 आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम लिवर सेल। बेंसले एंड हॉर ने 1934 में माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया। कहाँ से? लिवर की सेल से इन्होंने आइसोलेट किया। देन हम आगे मूव करते हैं और हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं तो ये लेयर है जो बाहर की सबसे ये लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में ये लेयर जो यहाँ पे लाइनिंग वाली लेयर अंदर की दिखाई दे रही है, ये है इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा है कुछ, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। देन उसके बाद में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ये सारे प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं कुछ फिंगर लाइक, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और ये सारी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स और ये स्ट्रक्चर। ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। देन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विजिबल है, ये स्ट्रक्चर डीएनए का है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये जो पार्ट छोटा सा यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे बड़ा किया गया है और इसमें हमको जनरली दिखाई दे रही है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रिस्टी नाम दिए हैं यहाँ पे। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्रिस्टी पे प्रेजेंट है, क्रिस्टी के ऊपर, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। देन ये भी स्ट्रक्चर्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ही स्ट्रक्चर है। देन हम यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन काटे हैं और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ये जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और
ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे विजिबल है, इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज 1 माइक्रोन मीटर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अबाउट बैक्टीरिया की तरह ही इसका साइज होता है, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जनरली 1 माइक्रोन मीटर के ये होते हैं। द envelope that surround the mitochondria is made up of double unit membrane that differs in their protein and lipid composition। जो इन्वेलप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सराउंडेड होता है एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर से, डबल यूनिट मेम्ब्रेन की लेयर से, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन का और लिपिड का। लेकिन जो प्रोटीन और लिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो डिफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। जो मैंने बताया था, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आर वेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसी को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड freely permeable to small molecule because it contains proteins called porins। जो आउटर मेम्ब्रेन इसका होता है वो स्मूथ होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्रीली परमिएबल होते हैं, क्योंकि ये जो होता है कंटेन किए रहता है एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होती है इसमें, जिसको हम पोरिन्स बोलते हैं। माना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, और इसमें कुछ इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिस्टी दिखाई दे रही हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे, जो कि प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पोरिन्स। ये पोरिन्स जो होते हैं क्या करते हैं, जो इसके सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इसको ये परमेबिलिटी देता है, और ये फ्रीली मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ पास कर जाते हैं। पोरिन्स फॉर्म द चैनल। पोरिन्स जो होता है एक तरीके से चैनल फॉर्म करता है, दैट अलाउ द फ्री डिफ्यूजन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो पोरिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन में जो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसाइड मूव करते हैं। ये पोरिन्स जो होता है एक तरीके से चैनल का काम करता है। द कंपोजिशन ऑफ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, जो कंपोजिशन होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का, वो सिमिलर होता है, इज सिमिलर टू द साइटोसॉल विथ रिस्पेक्ट टू द आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो कंपोजिशन होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का, वो सिमिलर होता है साइटोसॉल के, जो कि आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में सिमिलर होता है। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड्स इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस, दैट इज माइक्रोबिलाई इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फर्दर इनवर्डली फोल्ड होता है, अंदर की तरफ ये फोल्ड होता है। माना कि ये स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया का है, तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ इनर साइड में ये फोल्ड होते हैं, इनर साइड में फोल्ड होते हैं। इसी को हम माइक्रोविलाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। द माइक्रोविलाई डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स आर takes the form of partitions called cristae।
इसी यही जो माइक्रोविलाई होता है, ये सारे जो पूरा स्ट्रक्चर मिल करके इसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक यहाँ से छोटा-सा पार्ट इसका उठाते हैं, तो कुछ इनवर्डली मूवमेंट जो हमको अंदर की तरफ दिखाई देता है, उसी को हम क्रिस्टी नाम दे देते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। Many tennis racket-like small particles are situated on the wall of Christie। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये अगर क्रिस्टी हो गया, क्रिस्टी का स्ट्रक्चर है, इस पे कुछ ऐसे टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो विजिबल थे, वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। इसी बॉल को, यही जो है बॉल जो है प्रेजेंट था क्रिस्टी के ऊपर। ईच पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सा एक पार्टिकल्स जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। जैसा कि एक होता है बेस, स्टेम, जिसको हम स्टाक भी बोल सकते हैं, एंड हेड। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा कि हम पीछे देखते हैं, तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो है, ये स्ट्रक्चर जो विजिबल है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है। एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर ले लिए हैं, तो ये इनवर्ड मूवमेंट जो इसका है, इसको हम बोल दिए हैं, क्रिस्टी का नाम दे दिए हैं। ये जो बाहर की तरफ जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल बोल दिए हैं। यही जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस। बेस, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देंगे स्टेम या स्टाक, और ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हेड का हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नॉब। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल। इसी को हम F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। F1 पार्टिकल आर एलिमेंट्री पार्टिकल आर इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट। इसी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे F1 पार्टिकल हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट हो गया। देन सम वर्कर्स हैव नेम दीज पार्टिकल्स एज ऑक्सीसोम्स। कुछ जो साइंटिस्ट थे बाद में इसके ऊपर वर्क किए और इन पार्टिकल्स का नाम दिए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, कोर एंड प्रोटीन कॉर्टेक्स। ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, ये जो पार्टिकल जो जिसका नाम ऑक्सीसोम दिए हैं, ये बना होता है फास्फोलिपिड कोर का, और प्रोटीन की इसकी कॉर्टेक्स होती है। देन F1 पार्टिकल आर सिचुएटेड इन थिकेंड वॉल ऑफ क्रिस्टी। ये जो F1 पार्टिकल होता है वो प्रेजेंट होता है क्रिस्टी के सबसे थिक वॉल में। फिर हम आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रैकर। रैकर एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू रैकर 1967 they have ATP synthetase enzyme and play an important role in oxidation and phosphorylation reaction। एक साइंटिस्ट थे रैकर, जिन्होंने 1967 में एटीपी सिंथेज एंजाइम को यूज़ किया। एटीपी सिंथेज एंजाइम को इन्होंने यूज़ किया और ये बताया कि ये एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, इन ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन रिएक्शन में। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमने बताया था कि ये ऑक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको बेस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम स्टाक बोलते हैं, या इसी को हम स्टेम का नाम देते हैं, स्टेम। और ये हेड है, जिसको हम नॉब भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, एक छोटा सा पार्ट हम लिए थे माइक्रोबिलाई का, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, दिस स्ट्रक्चर, दिस एंड दिस, ये है F1 पार्टिकल। और ये F1 पार्टिकल हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है अंदर का, ये इनर मेम्ब्रेन है इसका, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं
all enzyme of respiratory chain, electron transport system ETS and oxidative phosphorylation are present on the क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं? ऑल एंजाइम, सारे एंजाइम जो होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जहाँ पे प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों प्रोसेसेस जो होती हैं वो क्रिस्टी के ऊपर ही चलती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज़ ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल, डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है उसके पास जो क्या होते हैं, उस क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें रेस्पिरेशन में ईटीएस साइकिल भी चलती है, टीएस साइकिल भी चलती है, क्रेब साइकिल भी चलती है, ग्लाइकोलिसिस भी होती है, ये जो होते हैं रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स होते हैं। ईटीएस जो होता है वो क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है, क्रिस्टी के ऊपर चलता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो होती हैं वो क्रेब साइकिल जो चलता है उसके सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। किसके? बैक्टीरिया के। राइबोसोम्स भी इसी में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये जो होते हैं वो 70s टाइप के यहाँ पे होते हैं, और आरएनएज भी यहीं पे ही पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देन डीएनए एंड राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल वेरी क्लोजली विद द क्लोरोप्लास्ट आर बैक्टीरियल सेल। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि डीएनए जो होता है और राइबोसोम्स, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम जो कि 70s टाइप का, ये दोनों जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं वेरी क्लोजली विद द क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियल सेल के और क्लोरोप्लास्ट के एकदम क्लोजली रिजेंबल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम्स। नोट में हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ये एब्सेंट होता है। दे आर आल्सो एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया मेच्योर आरबीसी में भी एब्सेंट होते हैं ये, लेकिन इमेच्योर सेल्स जो होती हैं आरबीसी की, इमेच्योर सेल्स इसकी आरबीसी की, इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो होता है वो सबसे अबंडेंट होता है, ये 65 to 70% अबाउट पाया जाता है। देन बात करते हैं फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड जो होता है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट होता है, ये 25 to 35% के अबाउट पाया जाता है। देन हम आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है और अबाउट 0.50% ये पाया जाता है, जो कि बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में है, ये स्मॉलर अमाउंट। देन बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए इसमें जो होता है वो ट्रेसेस में होता है और हम मान सकते हैं इसमें कि ये एब्सेंट होता है। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड डिवाइड टू इंक्रीज इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस कहने का मतलब ये है इसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल एंड खुद का
राइबोसोम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रोसेस हो जाती है और ये डिवाइड करते हैं खुद से ही और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो दोनों दोनों चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस और डिवाइड की प्रोसेस, ये दोनों होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनील्स बोल सकते हैं। देन दे हैव ए सर्कुलर क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स जो होता है सर्कुलर टाइप का पाया जाता है, रिजेंबलिंग द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एकदम रिजेंबल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक सिस्टम होता है, विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द सेल, जो कि ये सेपरेट होते हैं, जो कि अलग होते हैं और न्यूक्लियर जीनोम से एकदम से डिफरेंट होते हैं। देन दे कैरी आउट एनर्जी कन्वर्जन रिएक्शन on the inner surface of their membrane as do bacteria। जैसे कि बैक्टीरिया करता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कन्वर्जन रिएक्शन इसमें होता है, जो कि कहाँ पे करता है, अपने इनर सरफेस पे। देन हम देख लेते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं। इसको हम यूकैरियोटिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को ऐड किए हैं। क्योंकि एंजाइम लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी कैरी आउट द एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, क्रिस्टी के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जो कि एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स जो होती है उसको कैरी आउट करते हैं। देन मेजर पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मेजर पार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर कार्बोहाइड्रेट फैट एंड एमाइनो एसिड्स, जो कार्बोहाइड्रेट फैट और एमाइनो एसिड्स होते हैं, और ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देन इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ये हाई एनर्जी कंपाउंड ATP सिंथेसाइज। जो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है उससे क्या होता है कि हाई एनर्जी कंपाउंड ATP जो होता है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ADP। स्टार्टिंग में जो होता है वो ADP बनता है, देन उसके बाद में ADP जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और ATP जो होता है वो हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड। ATP is most important energy transfer molecule of all cell। ATP जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है वन सेल से अनदर सेल में। इट इज़ यूटिलाइज इन वेरियस एक्टिविटीज़। ये यूटिलाइज करता है बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ में सेल की, ऑफ द सेल, and therefore ATP is known as biological energy currency of the cell। इसी की वजह से ATP को हम बायोलॉजी एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ATP को हम जनरली एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल
बायोलॉजी बाई SK सर। थैंक यू।